हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। ठीक है, यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। अब हम क्लासेस के टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और इसमें प्रैक्टिस चल रही है, तो आप हमारी क्लास से ज़रूर जुड़ें। सुबह 11 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है और शाम को 4 बजे हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पेपर 1 की क्लास होती है। पेपर 1 की क्लास होती है, ये रेगुलर होती है। ठीक है, शाम को 5 बजे जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये हमारा पेपर 2 है। ठीक है, ये हमारा पेपर 2 है, ये हमारी होती है शाम को 5 बजे। अगली क्लास है हमारी शाम को 6 बजे, जो मेरी क्लास होती है, ये हमारी हिंदी सब्जेक्ट की क्लास होती है। इसमें हमारा सिलेबस चल रहा है इसमें। ठीक है, इसमें हमारा सिलेबस चल रहा है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शाम को 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, जिसमें मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और सर उसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच टारगेट फ्री बैच से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर हमारा 5 है। इससे पहले कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं, 1 से लेकर 4 तक की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट बना दी है मैंने हिंदी की, आप जाकर देख सकते हैं कंप्लीट क्लासेस को सीक्वेंस वाइज में। उसमें मैंने आपका कंप्लीट सिलेबस कराया है। और आज हमारा यूनिट 5 का पार्ट 2 है। क्या है? यूनिट 5 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। इसका नाम क्या है यूनिट 5 का? इस तरह अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसके चैप्टर को। इस तरह अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों तथा समान ध्वनियों को समझना। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। इससे विराम चिन्ह से जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये बीटीसी 2015 में आया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इससे देख सकते हैं कि विराम चिन्ह से कितने बार क्वेश्चन बना है और कितना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है, हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये डीएलएड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डीएलएड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। ये डीएलएड 2018 में आया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको अब इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखें और समझें। क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लासेस को देख सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के सभी क्लासेस के फ्री क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो आंसर देखते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम का क्या अर्थ है? रुकना या ठहरना। बीच में कहीं हम लिखते हुए बीच में रुक जाना, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा विराम कहलाएगा। ठीक है, वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम विराम कहते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को करते बीच में हम रुक जाएं या सांस ले लें या बीच में रेस्ट ले लें, थोड़ा सा 1 मिनट का, आधे सेकंड का। ठीक है, बीच में हम गैप दे दें तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे विराम। उसको हम क्या कहेंगे? बीच में कार्य करते समय बीच में एक छोटा सा गैप देना क्या कहलाता है? विराम कहलाता है।
आगे देखते हैं, इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ को भी स्पष्ट करने के लिए भी आवश्यक होता है। क्या होता है? इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी ये आवश्यक होता है। क्या होता है? अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी आवश्यक होता है। यदि बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में ही नहीं आएगा। अगर हम अपनी बात को किसी के सामने कहें और बिना रुके बोलते जाएं तो सामने वाले को जो हम कहना चाह रहे हैं वो कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बीच में बोलते समय बीच बीच में विराम देना आवश्यक होता है। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बिना रुके आप बोलते रहें किसी को समझ में ना आए, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। उसे समझना कुछ है और समझ कुछ जाए तो क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित स्थान पर रख कर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। हम उचित स्थान पर रख कर अपनी बात को कहेंगे तो क्या रहेगा, ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है। इसी प्रकार जब लिखते हुए विराम चिन्ह जो होते हैं उनके प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव भी सौंदर्य बढ़ता है। क्या होता है? उसका प्रभाव और सौंदर्य दोनों बढ़ते हैं। बीच में अगर विराम चिन्हों का हम प्रयोग करें, इससे क्या होगा, भावों में स्पष्टता तो आएगी, उसके साथ साथ उसमें लिखने से क्या होगा, प्रभावित होगा तथा सौंदर्यता बढ़ेगी उसमें। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। लिखते समय बीच में जो रुकावट आती है या विराम स्थानों को, ठीक है, बीच में हमने विराम दिया या फिर रुकावट दी तो उस समय जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों द्वारा ये प्रकट किया जाता है कि हमने उसमें विराम दिया है या हमने बीच में रुकावट डाली है, तो उसे क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो, ये क्या है, एक वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है। इस वाक्य में कहीं भी कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। क्या है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है जिससे उसके दो अर्थ प्रकट हो। इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, एक ही इसका मतलब है। ठीक है, इसके कोई भी दो अर्थ प्रकट नहीं हो रहे हैं। अब इसमें हम विराम चिन्ह का प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मत जाने दो। ठीक है, एक वाक्य हमारा ये हो गया कि रोको मत जाने दो, और दूसरा हो गया रोको मत, दूसरा हो गया हमारा रोको मत, कॉमा लगा दिया हमने। ठीक है, जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये हमारे दो प्रकार से वाक्य हो गए। ठीक है, दो प्रकार से वाक्य हो गए जिनमें दोनों के अर्थ अलग अलग है और विपरीत है। देखो समझते हैं किस प्रकार से है। पहला है हमारा रोको मत जाने दो, इस व्यक्ति को रोक लो, मत जाने दो। ठीक है, दूसरे का क्या मतलब है? दूसरे का मतलब है रोको मत जाने दो। दूसरे का मतलब है कि इस व्यक्ति को रोको मत, इसे जाने दो, जा रहा है इसे जाने दो, रोको मत। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन पहले का मतलब ये है कि इस व्यक्ति को रोक लो, मत जाने दो, आज मत जाने दो, इस प्रकार से इसका मतलब है। ठीक है, तो यह दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों अर्थ जो है, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, दोनों का एक विपरीत अर्थ है। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह का वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करता है लेकिन उसकी भाषा को सुंदर व प्रभावशाली भी बनाता है। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्यों का अर्थ तो स्पष्ट करता ही है
उसके साथ साथ उसमें भाषा को सुंदर एवं प्रभावशाली भी बनाता है। आगे देखते हैं कि कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कितनी बताई है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने 20 बताई है। और पूर्ण विराम को छोड़कर, और जो पूर्ण विराम लास्ट में हम किसी सेंटेंस को या किसी शब्द को, या जब लास्ट में किसी हम वाक्य को लिखते हैं और पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, उसको छोड़कर सभी जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि विराम चिन्हों की संख्या उन्होंने 20 बताई है, और उन्होंने कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर सभी किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अब हम विराम चिन्ह देख लेते हैं, उनके नाम और चिन्ह। ठीक है, चलिए हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारी क्या है? एक टेबल है जिसमें पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है। ठीक है, अर्ध विराम को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, अल्प विराम को कॉमा से व्यक्त करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से विस्मयबोधक चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा से व्यक्त करते हैं, जिसमें 2 होते हैं इनको हम दोहरे कहते हैं, और जिसमें एक होते हैं एक इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम कहते हैं इकहरा। ठीक है, आगे देखते हैं, निर्देशित या रेखीय चिन्ह जिसको हम डैश कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा विवरण चिन्ह, जिसका हम कोई भी विवरण लिखते हुए, कोई भी अगर हम नाम लिख रहे हैं या किसी क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं तब इसका प्रयोग करते हैं विवरण चिन्ह का। अगला देखते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा योजक चिन्ह, जिसको हम हाइपन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपन कहते हैं। फिर है हमारा कोष्ठक। ठीक है, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, आगे देखते हैं संक्षेपक सूचक। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विराम चिन्ह और उनके चिन्हों को दर्शाइए। ठीक है, उनके प्रकार बताइए और उनके चिन्हों को भी उसके साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये टेबल करा रही हूँ जिससे आपको हिंदी में उनके चिन्ह भी पता हो और लगाना भी आता हो। ठीक है, संक्षेपक चिन्ह जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से लोभ समूह चिन्ह। ठीक है, जिसमें प्लस आता है, गुणा, भाग, ये सब आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रतिशत चिन्ह, जिसे प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समानता सूचक चिन्ह, जिसे हम बराबर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बराबर कहते हैं। अगला है तारक चिन्ह, जहाँ पर इसे कहते हैं पाद टिप्पणी चिन्ह। ठीक है, इसको नोट या स्टार से व्यक्त करते हैं। फिर है हमारा त्रुटि चिन्ह, कोई गलतियां होने पर, ठीक है, उसमें हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे कि भली भांति मैंने स्पष्ट किया, भली स्पष्ट किया, भांति हम इसमें भूल गए, तो नीचे प्रयोग करके ऊपर हम लिख सकते हैं स्पष्ट किया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विराम चिन्ह और उनके विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह। ठीक है, अब हमने विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्हों को तो देख लिया है। अब हम विराम चिन्ह पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पूर्ण विराम, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य के खत्म होने पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि विस्मयबोधक में हम एपिस्ट्रोफी यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जहां बात पूरी हो जाए वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां बात पूरी हो जाए वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है राम स्कूल जाता है।
राम स्कूल जाता है। इसमें लास्ट में हमने किसका प्रयोग किया, एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और देख लेते हैं इसके उदाहरण। दूसरा है हमारा गीता खेलती है। ये हमारा बात पूरी हो गई कि गीता खेलती है। लास्ट में हमने क्या प्रयोग किया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। लास्ट में किसका प्रयोग किया है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अगला है हमारा बालक लिखता है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इन सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इन सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा दूसरा है अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब बात जारी हो, जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, तब अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तब अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम को उपविराम या न्यून विराम भी कहा जाता है। अपूर्ण विराम के एक दो और नाम है, उन्हें उपविराम या न्यून विराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यून विराम भी कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तुलसीदास एक अध्ययन। किसी कहानी का टॉपिक या उसका शीर्षक लिखने पर हम किसी कहानी के शीर्षक लिखने पर हमें किसका प्रयोग करते हैं, हम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी कहानी के शीर्षक लिखने में। जैसे कि एक शीर्षक है हमारा तुलसीदास, बीच में हमने अपूर्ण विराम का प्रयोग किया है, एक अध्ययन। इसी प्रकार से जातिवाद, ये हमारी मान लो ये कहानी है या हमारे पाठ है। ठीक है, पाठ है, चैप्टर है। ठीक है, इन चैप्टर के नाम में किसका प्रयोग करते हैं, अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे तुलसीदास एक अध्ययन। दूसरा है हमारा जातिवाद, सही या गलत। ठीक है, अगला है हमारा विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ये हमारे क्या होते हैं, चैप्टर या पाठ होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, चैप्टर या पाठ होते हैं। किसी कहानी के शीर्षक में या किसी चैप्टर या पाठ के नाम को लिखने में किसका प्रयोग करते हैं, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से किसी उदाहरण को लिखते समय अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रमेश गाता है। उदाहरण अपूर्ण विराम, रमेश लिखता है, रमेश गाता है, रमेश खाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे शब्दों में अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा अर्धविराम, जिसे हम एक डॉट और एक कॉमा से व्यक्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। अर्धविराम का क्या अर्थ है, इसे कहते हैं आधा विराम। सामान्य तौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। सामान्य तौर पर अर्धविराम दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तथा दूसरे को इन्वर्टेड कॉमा जैसे चिन्हों से नहीं जोड़ा जाता है, तथा दूसरे को उद्धरण जैसे चिन्हों से नहीं जोड़ा जा सकता, अतः वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, फिर भी, इसलिए ऐसे शब्दों में किया जाता है। जैसे बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, अब उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे, बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह। बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। अगला है हमारा वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। उनकी बातें ठीक थी, उनकी बातें ठीक थी, किंतु मजा नहीं आया, किंतु मजा नहीं आया। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ इसलिए, किंतु, परंतु, फिर भी जैसे शब्द आए वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा है अल्प विराम। तीसरा हमारा क्या है? अल्प विराम। इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। ठीक है, अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव। अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है, वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। बोलते तथा लिखते समय, बोलते तथा लिखते समय जब एक शब्द दूसरे शब्दों से तथा एक वाक्य दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। बोलते तथा लिखते समय एक शब्द या दूसरे शब्द से, एक शब्द को दूसरे शब्द से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने पर थोड़ा हमें बीच में रुकना पड़ता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक बार किया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि हम अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग दो संज्ञा शब्दों के बीच, दो विशेषण के बीच, दो क्रिया शब्दों के बीच अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। वह लड़की सुंदर, सुशील बा गुणवान है, बा गुणवान है। इसमें कौन कौन से प्रयोग किया गया है? इसमें हमारे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से पहला उदाहरण है राम, मोहन। ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए संज्ञा शब्द। ठीक है, ये हो गए हमारे संज्ञा शब्द। जब संज्ञा शब्द दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि राम, मोहन तथा सोहन खेल रहे हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। अगला है हमारा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। वह बहुत सुंदर, सुशील तथा गुणवान है। बहुत सुंदर, सुशील तथा गुणवान है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे विशेषण हो गए। जब दो या दो से अधिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वे साथ में खेलने, पढ़ने व नहाने जाते हैं। ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी क्रिया, ये हमारी क्रिया हो गई। तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के प्रयोग में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्प विराम खत्म। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में इनका प्रयोग किया जाता है। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको हमारी क्लासेस के सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी क्लासेस यूट्यूब पर, ये हमारी फ्री क्लास है जिसमें हम डीएलएड का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं प्लस प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस से जोड़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब किसी बात में प्रश्नात्मक भाव, जब किसी बात में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब किसी बात में प्रश्नात्मक भाव हो, क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा लगे कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाया जाएगा। उदाहरण क्या है हमारे? उदाहरण है पहला, तुम कब आओगे? तुम्हारा क्या नाम है? आप बाजार कब जाओगे?
इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब है, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। इनका प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है हमारा, आप बाजार कब जाओगे। आप बाजार कब जाओगे। अगला है, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये सभी हमारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह, इसे इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं मन के भावों को यथा शोक। मन के भाव कौन कौन से हैं? मन के भाव यथा शोक, जैसे शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले। शोक, घृणा, खुशी, आश्चर्य, इन सभी को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयबोधक चिन्ह या विस्मयबोधक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मयबोधिक शब्द या विस्मयबोधिक शब्द कहा जाता है। आगे देखते हैं, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों को अभिव्यक्त करना, यानी कि प्रकट करना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्या है? आश्चर्य, घृणा, भय, विवाद, ये सभी क्या है? हमारे विस्मय बोधक शब्द है। क्या है? विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग में अपने इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्तियों, अपने भावों की अभिव्यक्तियों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ओह बहुत बुरा हुआ। ओह क्या है हमारा? ओह हमारा विस्मय बोधक शब्द है। ओह हमारा क्या है? विस्मय बोधक शब्द है। और विस्मय बोधक चिन्ह तो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह। अगला है हमारा उदाहरण, वाह, हाय, शाबाश, हे भगवान, छी। ये सभी प्रयोग किए जाते हैं विस्मय सूचक वाक्य में। इन सभी का प्रयोग विस्मय सूचक वाक्यों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विस्मय सूचक वाक्यों में। किसमें किया जाता है? विस्मय सूचक वाक्यों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन शब्दों का प्रयोग शुभकामनाएं तथा अभिशाप में किया जाता है। खुशी को जाहिर करना, दुख, घृणा, इन सब को जाहिर करने में या अभिव्यक्त करने में विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा पॉइंट 6, उद्धरण चिन्ह। पॉइंट 6 हमारा क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक हरा, जिसमें हम एक हरे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है दोहरे चिन्ह। दोहरे चिन्ह जिसमें दो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। पहला है हमारा एक हरा उद्धरण चिन्ह, जिसको हम एक इन्वर्टेड कॉमा से व्यक्त करते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में आए शब्द विशेष, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने हेतु किया जाता है। एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई विशेष शब्द हो या विशेष व्यक्ति का नाम आए या विशेष वस्तु का नाम आए, इन सबको लिखने में एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण जैसे, यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो जो हिंदी व्याकरण है हमारा, ये एक विशेष शब्द है। क्या है? एक विशेष प्रकार का शब्द है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा उदाहरण, शिक्षक ने समस्त छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा। शिक्षक ने समस्त छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने को कहा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने
तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ा है। ये क्या है? एक विशेष है। ये क्या है? अपने आप में विशेष है, अपने आप में यूनिक यानी कि विशेष है। ठीक है, रामचरितमानस, इसके अलावा और इसकी जैसी और कोई है नहीं। ये क्या है? अपने आप में एक विशेष है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। अगला है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें हम दो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में वैसे का वैसा, ये पर थोड़ा गलत सा टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा वैसे का वैसा, वैसे का वैसा। ठीक है, पैसा नहीं होगा। किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में वैसे का वैसा लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी वक्ता या उसके कथन को उसी के शब्दों में उसी के प्रकार से यानी कि वैसे के वैसा लिखने पे जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म। तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला है हमारा पिताजी ने कुशल से कहा। पिताजी ने कुशल से कहा कि बेटा हमेशा समय का पालन करना, बेटा हमेशा समय का पालन करना। इसी प्रकार से जैसे सुभाष चंद्र बोस है, इसी प्रकार से जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। क्या कहा? दिल्ली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इनमें कौन से कॉमास का प्रयोग किया? इनमें दोहरा इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला हम देखते हैं, अब ये हमारे 6। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7वां। 7वां है हमारा लाघव चिन्ह। 7वां है हमारा लाघव चिन्ह, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहा जाता है। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप, शब्द को एक छोटे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है पंडित। पंडित, पंडित को पूरा पंडित शब्द ना लिखकर इसे इस प्रकार से लिखना, इसे इस प्रकार से या लाघव चिन्ह का प्रयोग करके उसको संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है। इसमें क्या प्रयोग किया है हमने? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। लाघव चिन्ह का प्रयोग जैसे कि पंडित में किया जाता है, पंडित को संक्षिप्त रूप में लिखने पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रश्न है, और टेलीविज़न। टेलीविज़न को हम क्या कहते हैं? टीवी कहते हैं। टीवी, टेलीविज़न का एक संक्षिप्त रूप क्या है? हमारा टीवी। इसी प्रकार से इंजीनियर को इंजी, वैज्ञानिक कुमार। ठीक है, यहाँ पर हम कुमार पूरा लिखने की जगह पर हमने क्या किया है? इसका प्रयोग किया है। इसका संक्षिप्त रूप जैसे कि कुमार मुकेश, उत्तर प्रदेश पुलिस, आईआईटी, पीएचडी, बीएससी, एमएससी। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? इन सब में हमने लाघव चिन्हों का प्रयोग किया है। ये सभी क्या हो गए? हमारे लाघव चिन्हों के उदाहरण हो गए। अब लास्ट है हमारा 8वां योजक चिन्ह। लास्ट है हमारा 8वां योजक चिन्ह। इसे हम डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम डैश से प्रदर्शित करते हैं। शब्द युग्म एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म व तुलना करने वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है। किसी की तुलना की जाए तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या किसी शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग विलोम शब्द, द्वंद्व समास, समानार्थी शब्द व विशेषण में किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्द, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। कौन से?
अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। विशेषण है, समानार्थी शब्द है, इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे सुख दुख, जैसे सुख दुख, दिन रात, आजकल, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा, इन सब में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से भूख प्यास, घर घर, रात रात, भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य, यश और अपयश, ये सभी क्या है? योजक चिन्ह के उदाहरण है। ये सभी हमारे योजक चिन्ह के उदाहरण है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास, जिसमें हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया। इसमें हमने विराम चिन्हों को पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा? विराम चिन्हों को पढ़ा। इसमें हमने विराम चिन्हों को पढ़ा और ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने विराम चिन्हों को पूरी तरीके से पढ़ा है कि इसमें क्या प्रकार होते हैं और इनमें इनके क्या चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी आज हमने इसमें पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी बार आए हुए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारी क्लास को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।